नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हमारी 10th की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद का ये लेक्चर नंबर 4 है। तो ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर इससे रिलेटेड अब हो चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो जो असहयोग आंदोलन था, वो असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, उसके आंदोलन के लिए जो अलग अलग जो धारणाएं थी जिसके अंदर हमने शहरों के बारे में डिस्कशन है वो कर लिया था। किस तरीके से शहरों में जो शुरुआती दौर पे इसका जो व्यापक है वो प्रचार प्रसार किया था, लेकिन समय के साथ साथ जो विद्यार्थी, शिक्षक और जो वकील थे द्वारा अपने काम के ऊपर जो शिक्षक और विद्यार्थी थे वो स्कूलों में और जो वकील थे वो अदालतों में कार्य करने के लिए मजबूर अब होकर आ गए थे, क्योंकि जो अल्टरनेट जो संस्थाएं थी वो बनाई नहीं गई थी। भारतीय के द्वारा जो संस्थाएं थी अल्टरनेट अंग्रेजों के खिलाफ है वो नहीं बनाई गई थी। तो इसी के कंपैरिजन में हमारा आज का जो ये टॉपिक है वो ग्रामीण इलाकों में जो विद्रोह की स्थिति थी वो किस तरीके से रही थी शुरुआती दौर से लेकर, और आगे आगे इसका जो दौर है वो किस तरीके से चला था। तो हम ये पॉइंट है इसके अंदर पढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह की जो भावना थी और आगे चलकर जो बागानों में जो स्वराज की भावना थी, बागान मतलब जो चाय के जो बड़े बड़े बाग वगैरह बनाए गए थे, उसमें इस भावना के लिए किस तरीके से इसको स्थापित है वो किया गया था। तो शुरू करते हैं, आइए आज का ये जो लेक्चर है। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए थे। तो जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ रहा था वो शहरों के साथ साथ इस आंदोलन का जो मूवमेंट था वो देहात के अंदर भी, यानी ग्रामीण परिवेशों के अंदर भी फैल गया था। और धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में जो किसान और आदिवासी लोग थे वो इस आंदोलन के अंदर, मूवमेंट के अंदर वो समायोजित है वो हो गए थे। तो आदिवासी और किसान भी इस संघर्ष के अंदर समा गए थे। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने शुरुआत किया था कि असहयोग आंदोलन था वो 1920 के अंदर, दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें मोहर लगी थी। तो वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको जगह का नाम बताना है कि जो 1920 में, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर असहयोग आंदोलन के लिए जो मूवमेंट था वो चलाया गया था, तो उस जगह का नाम बताना है आपको, कहाँ हुआ था। तो कमेंट करके बताइए कि वो जो मूवमेंट है वो कहाँ, इसकी जो लोकेशन थी वो कौन सी थी। अब आ जाता आगे। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व वह कर रहे थे। तो ये क्या थे, किसान नेता थे जिनका नाम रामचंद्र था, जो ये इस चीज़ का जो अवध के अंदर इसका जो क्या कर रहे थे, लीडरशिप है वो कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम है वो कर चुके थे। इनकी एक दूसरा जो वहाँ एक देश है जिसके अंदर, फिजी के अंदर, वो गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, यानी कि आवागमन के तौर पर वो कार्य है वो कर चुके थे। मूवमेंट है वो उन्होंने पार्टिसिपेट है वो किया था। उसका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर है वो वसूल रहे थे। तो इनका ये जो आंदोलन था वो ताल्लुकदार और जमींदार जो बड़े बड़े किसान थे उनके खिलाफ था, जो किसानों से जो लगान के रूप में, जो कर के रूप में जो लगान है वसूल है वो कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ रही थी। बेगार का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को जहाँ पर ले जाकर उनको उसके काम के बदले में उनको जो पैसे वो नहीं दिया जाता, ठीक है। तो किसानों को क्या किया जाता, बेगारी है वो करनी पड़ रही थी। पट्टेदार के तौर पर उन्हें पट्टे निश्चित नहीं होते थे, बार बार पट्टे की ज़मीन से हटा दिया जाता था ताकि ज़मीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित है वो ना हो सके। पट्टेदार होता था यानी कि मालिकाना हक उसको मिल जाना। तो जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे, उनको पट्टे के तौर पर उनको निश्चित तौर पे जो निश्चित नहीं किया जाता था उसकी लोकेशन है जो, और उनकी लोकेशन ना निश्चित ना करने का कारण ये था कि ताकि कोई वो अधिकार स्थापित है वो किसी तरीके से ना कर पाए, यानी कि उनकी जो जगह लोकेशन थी कहीं वो अपना उस जगह के ऊपर जो स्थायित्व है या मालिकाना हक है वो स्थापित है वो ना कर पाए। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का
सामाजिक बहिष्कार है वो किया जाए। तो किसान क्या चाह रहे थे कि जितनी भी उनकी लगान थी वो कम किया जाए, बेकार मतलब बिना मजदूरी के जो काम करवाया जा रहा है वो ख़त्म हो, और जो भी जमींदारों के द्वारा जो सामाजिक परिवेश के अंदर जो ढांचा अपनाया जा रहा है तो वो ख़त्म किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला वो किया था। यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती है जमींदारों के लिए, जमींदारों ने क्या किया, नाई धोबी की जो फैसिलिटी थी वो भी किसानों को देने के लिए बंद है वो कर दिया गया था। और जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझाने का प्रयास किया। इसी समय में जो 1920 के अंदर जून 1920 के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू ने अवध के अंदर एक दौरा किया, दौरा मतलब वो वहाँ पर उन्होंने जो विजिट है वो किया और गाँव वालों से बातचीत की और उसकी व्यथा समझने का प्रयास है वो किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य के नेतृत्व में लोगों ने अवध किसान सभा का गठन है वो कर लिया। अक्टूबर के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो भी छोटे किसान थे उन लोगों को मिलाकर बाबा जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र बाबा ने मिलकर क्या किया, एक जो अवध किसान सभा का गठन है वो कर यूनियन बना ली उन लोगों ने। महीने भर में इस पूरे इलाके के गाँव में संगठन की 300 जगह शाखाएँ बन चुकी थी और उन्होंने इस महीने भर के अंदर क्या किया, 300 ब्रांचें हैं वो खोल ली। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनमें कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। तो जब ये मूवमेंट है जो संगठन था जो ये बड़ा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, इस संगठन से किसकी जो मतलब जितनी भी शाखाएँ थी 300 ज़्यादा शाखाएँ बन चुकी थी। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो इस असहयोग आंदोलन के अंदर जो किसान जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या किया, इस किसान संघर्ष को आंदोलन के अंदर शामिल करने का प्रयास किया और किसानों के जो आंदोलन के जो उनका जो काफ़ी ज़्यादा जो विकास है, डेवलपमेंट है, क्योंकि उसकी ब्रांचें काफ़ी अधिक मात्रा में खुल चुकी थी। लेकिन कांग्रेस का लीडरशिप था, काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इस बात से खुश है वो नहीं थे इन कांग्रेस को जो किसान सब है उसको शामिल है वो किया जाए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों ने मकानों पर हमला होने लगे, बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के दामों पर कब्जा है वो कर लिया। इसके बाद 1921 के अंदर क्या हुआ, जब आंदोलन आगे आगे बढ़ता चला गया तो जो भी बड़े जमींदार और व्यापारी लोग थे उनके मकानों पर हमला होने लगे, बाज़ार लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा वो कर लिया किसानों ने। बहुत सारे स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अब सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। तो इसके बाद जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ता चला गया और ये जिस तरीके से कार्रवाई होने के बाद गांधी जी ने क्या कर दिया कि अब कोई जो किसान है वो ताल्लुकदारों और उनके जो व्यापारी लोगों को जो किसी भी तरह का लगान है वो नहीं भरेगा और जो भी ज़मीन होगी वो गरीबों में बांट दी जाएगी, इनकी समान रूप से उनके बीच में बांट दी जाएगी। और जितने भी महात्मा गांधी के नाम पर जो अपनी कार्रवाई करने के लिए जो इनकी आकांक्षा लगा रखी थी उन्होंने ये कहा भी हाँ ठीक है, गांधी जी के नाम पे हम इस बात को एग्री हो गए और सभी ने अपना जो ये जो आंदोलन था उसको वापस लेने की घोषणा है वो कर दी गई। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ ही और मतलब निकाला, लेकिन इसके जो अन्य जो लोग थे उन्होंने आदिवासी लोगों ने इन किसानों के माध्यम से जो इसका जो महत्व था वो अलग ही तरीके से इसको पेश किया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गोरिल्ला आंदोलन फैल गया था। एक जो आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, गुडेम नाम की पहाड़ियाँ हैं, तो उसके अंदर एक उग्र नाम का जो बड़ा वैश्याना तरीके से एक जो मूवमेंट था वो फैल गया था। कांग्रेस के इस संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। कांग्रेस जो ये संघर्ष इस तरह से किया जा रहा था, गुरिल्ला आंदोलन का जो ये आंदोलन चलाया गया था वहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर, इस तरह के आंदोलन को वो स्वीकार वो नहीं कर सकती थी। अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुडेम जिला था जातियों के समूह के अंदर,
तो वहाँ पर भी क्या किया गया, आगे चल के जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने जंगलों के अंदर लोगों को दाखिल होने के लिए जो पाबंदी है वो लगा दी गई थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीज है वो बीन सकते थे। इन जंगलों के अंदर जो इनके जो कांग्रेस ने जो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि ना तो इन जंगलों के अंदर लोग हरा चारा चरा सकते थे और न ही जलाने के लिए जो लकड़ियाँ उसको ले जा सकते थे लोग है जो जमींदार किसान जो छोटे किसान थे, और न ही फल बीन वो सकते थे, इनकी फलों का जो उपयोग है वो कर सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा बल्कि उन्हें लगने लगा था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जो पहाड़ी के जो लोग थे उनको बड़ी परेशानी का सामना वो करना पड़ा। उनकी जो रोजी रोटी थी, क्योंकि वो जंगलों में भेड़ बकरियों को चरा के अपने जीवन यापन वो करते थे, उनकी रोजी रोटी वो छीनी जा रही थी। और जो भी उनके परंपरागत पहले के जो अधिकार थे, शुरुआत से चले हुए, परंपरागत का मतलब होता है कि शुरुआती दौर के जो अधिकार थे उनका हनन है वो किया जा रहा था। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत है वो शुरू कर दी। तो इसके बदले में क्या किया कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार ने उनके सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया, तो लोगों ने क्या किया, वहाँ के आंध्र प्रदेश के लोगों ने क्या किया, बगावत है वो शुरू कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं। इसी के संदर्भ में जो लीडरशिप थे वहाँ के अल्लूरी सीताराम राजू, वहाँ के जो लीडर थे, उनके पास एक वो अलग दिलचस्प व्यक्ति थे और वो कहते थे कि मेरे पास दिलचस्प एक जो दिव्य है वो मेरे साथ बहुत सारी शक्तियाँ, दिव्य शक्ति मेरे पास है। वह सटीक गंगोली अनुमान लगा सकते थे, लोगों को स्वस्थ कर सकते थे और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती थी। उन्होंने क्या किया कि वो गंगोलिया है जोग्राफिकल जो अनुमान है वो लगाते थे, लोगों के स्वस्थ रहने की जो कल्पना है या वो झाड़ू पोछा का कार्य करते थे। और उनका कहना था कि जो गोलियां, जो बंदूक की गोलियां वो भी उन्हें वो नहीं मार सकती थी। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। इसी व्यक्तित्व की वजह से जो वहाँ के विद्रोही थे उनका विश्वास था कि जो ये राजू है, ये अल्लूरी सीताराम राजू है, वो ईश्वर का ही अवतार है। और जो राजू थे वो महात्मा गांधी के जो गुण गाते थे, यानी कि जो महात्मा गांधी जी कहते थे उसकी कार्यप्रणाली के तहत वो उनका कहना है वो मानते थे। उनका कहना था कि वह ऐसे आंदोलन से प्रेरित है, उन्होंने लोगों की खादी पहने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित है वो किया था। गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने क्या किया, लोगों को ऐसे आंदोलन से में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित है वो किया था। क्योंकि शराब छोड़ने का मतलब ये होगा कि जो भी रेवेन्यू सरकार को दिया जाता था उसका हमें यह सहयोग है वो करना था। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। इसी के तहत जो राजू अल्लूरी थे उनका ये दावा था कि केवल अहिंसा के बल पर नहीं, यानी कि बल प्रयोग के माध्यम से ही हम आज़ादी को प्राप्त है वो कर सकते हैं। यानी कि हमें आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो हिंसा का प्रयोग है वो करना चाहिए। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमला किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1921 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोक लायक बन चुके हुए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि गुडोम जो भी विद्रोह करने वाले थे उस आंध्र प्रदेश की पहाड़ी के अंदर, वो ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश वो करते रहे, यानी कि किसी भी तरीके से वो हिंसा का प्रयोग वो करते रहे और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला युद्ध का मतलब होता है बच्चों कि छुप छुप कर वार करना, अपने दुश्मन के ऊपर छुप छुप कर वार करना। और अंततः 1924 के अंदर राजू को पकड़कर जो ब्रिटिश सरकार ने उसको फांसी दे दी गई। और फांसी देने की वजह से क्या हुआ कि जो राजू था वो आंध्र प्रदेश के गुडेम जो जनजाति थी उनके बीच में वो लोक नायक है वो बन चुका था, यानी कि वो हीरो के रूप में रिप्रेजेंट है वो हो चुका था। अब इसी के तहत है वो हमारा आगे पॉइंट आ जाता है, बगानों में जो कार्य करने वाले थे उनके मकसद से स्वराज के क्या मायने थे, वो इस आज़ादी को किस मकसद से मानते थे। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणाओं को बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी, उनके बीच में क्या थी, एक अपनी अलग ही समझ थी जिसके बारे में वो धारणा वो अपनाते थे।
असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारियों से अब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद है वो करके रखा था। यानी कि असम के जो बागान थे, जितने भी बागानी मजदूर थे, उनको ये उनको ये था कि जो भी इस हमारी जो, क्योंकि वहाँ बेगारी करवाई जाती थी लोगों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो बेगारी है वो करवाई जाती थी, तो उनको ये विश्वास था कि इस चार दीवारी के बीच में वो आ जा सकते हैं। जहाँ उनको बंद रखा गया है, वहाँ ब्रिटिश के द्वारा उनको बंदी है वो बनाकर उसको काम है वो करवाया जाता था। इसके लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे अपने गाँव से संपर्क अब रख पाएंगे। तो जो मजदूर थे, उनका ये मानना था कि स्वराज का मतलब ये है कि वो दूसरे अपने गाँव से संपर्क है वो अपने गाँव में भी जा सकते हैं। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट है वो छूट नहीं थी, और यह इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। तो 1859 के अंदर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों के अंदर ये जो काम करने वाले जितने भी मजदूर थे, उनको बाहर जाने की किसी भी तरह की जो छूट थी वो नहीं प्रदान की गई थी, और उन्हें सिर्फ कोई बिरला ही व्यक्ति जो ऐसा होता था जो बाहर अपनी फैमिली परिवार के लिए मिलने के लिए जा सकता था। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा इस तरह की जो काम करने के लिए उनको मजबूर है वो किया जाता था। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। तो जब उन्होंने जो ये असहयोग और स्वराज आंदोलन के बारे में सुना, तो जो बेगान जो मजदूर थे उन्होंने क्या किया, अपने जो मालिक थे उनकी जो आज्ञा का पालन करने के लिए, जो अधिकारी थे उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने अवहेलना शुरू कर दी। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर की ओर चल दिए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने जो जहाँ वो काम करते थे उस जगह को छोड़ दिया और अपने घर की तरफ है वो चलने लगे। उनको लगता था कि अब गांधी जी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी। तो उनके मायने में क्या मानना था, गांधी जी की तुलना में जब उन्होंने स्वराज का आह्वान किया था, तो बगान मजदूरों को ये लग रहा था कि अब तो गांधी राज आ रहा है। और गांधी राज आने की वजह से क्या हुआ कि जब अपने गांव के अंदर जाकर वो अपनी ज़मीन में, उनको गांव के अंदर ज़मीन मिल जाएगी और वो खेती करके अपनी रोजी रोटी है वो चला सकते हैं। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो बीच रास्ते के अंदर ही अटक गए, क्योंकि हुआ क्या कि जितने भी रेलवे स्टेशन और जो जाने के साधन थे उन पे किनका अधिकार था, ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। तो वो बीच में फंस गए, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, पिटाई की और उन्हें मार दिया गया। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में फंसे रह गए, यानी कि आवाजाही के जितने भी साधन थे वो हड़ताल की वजह से वो बीच में ही फंस गए, वो अपने गाँव की तरफ है वो नहीं लौट पाए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पुलिस के द्वारा उनको पकड़ लिया गया और उनकी पिटाई है वो कर दी गई। इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ है वो निकाला था। जो ये भी जितने भी बेगान मजदूर थे, इन्होंने अपने तरीके से इस कांग्रेस जो अधिवेशन जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था उनको परिभाषित तो किया नहीं था, उन्होंने अपने ही तरीके से इसका स्वराज का जो मूवमेंट का जो अर्थ था उन्होंने निकाल लिया था। उसके लिए तो यही था कि हम अपने घर की तरफ जा सकते हैं। 1959 के तहत जो हमें एक बंदी बनाया गया, उस समय से हमें, उस वजह से हमें आज़ादी मिल जाएगी, अपने घर की तरफ जाएंगे, परिवार की तरफ जाएंगे, खेती करेंगे। तो इन सभी की वजह से उन्होंने अपने अपने अर्थ से इनका अलग अलग तरीके से इन्होंने अर्थ है वो निकाला था। उनके लिए यह ऐसे युग का द्योतक था जब सारे राष्ट्र और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। यानी कि उसका तो सिर्फ यही माना था कि उनके जो राष्ट्रवाद की भावना से उनका कोई जो लगाव है वो नहीं था, उनका सिर्फ अपना निजी हित था, अब अपना निजी स्वार्थ था और वो अपने घर की तरफ है वो जाना चाहते थे। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारे लगाए और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। इसके बावजूद जब आदिवासियों के संदर्भ में गांधी जी ने उनके बारे में स्वतंत्रता भारत में इन्वॉल्व होने के लिए जब उनको बताया, तो वो भावनात्मक तौर पे जो राष्ट्रवादी की भावना से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। यानी कि उनका जो मानना था वो तो सिर्फ यही था कि घर की तरफ आज़ादी हमें मिलना, लेकिन फिर भी ना कहीं वो आज़ादी चाहते थे, चाहे अपने जो जितने भी ब्रिटिश उपनिवेशक जो मजदूर या जो किसान थे, बड़े जमींदार थे, उनसे, या फिर भारत को ब्रिटिश के रूप में आज़ाद होने के लिए वो आज़ादी है वो चाहते थे।
जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक जैसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो चाहे उनका जो मूवमेंट था वो सिर्फ अपने तक ही सीमित था, सिर्फ अपने आज़ादी के लिए वो कार्य कर रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस वास्तविकता से जोड़कर देख रहे थे कि हमें आज़ादी लेनी है तो कम से कम जब हम अपने बगान मालिकों से आज़ादी ले सकते हैं तो हमें हमारे हिंदुस्तान को इन ब्रिटिश उपनिवेशिक शक्तियों के माध्यम से भी हमें अपने भारत को आज़ाद करवाना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से शहरों और ग्रामीण इलाकों के अंदर गांधी जी के जो चलाए गए असहयोग आंदोलन का जो वास्तव में जो तरीका था, उसका जो मूवमेंट था, उसका अलग अलग अर्थ में जो अर्थ है वो निकाला जा रहा था। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर हमने ग्रामीण और शहरों आंदोलन के बारे में जो घटनाक्रम था, किस किस तरीक़ों से उसका जो आंदोलन का जो अर्थ है वो लगाया जा रहा था, और बगान मालिकों के बगानों के साम्राज्यों के तौर पे वो बगान जो मजदूर थे वो मूवमेंट का जो अर्थ है वो किस तरीके से इसको निकाल रहे थे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।